अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जी हाँ, मैं अकेला हूँ आज जियो पाकिस्तान विद अब्दुल्ला इन हुमा में, क्योंकि हुमा किसी काम के सिलसिले में लाहौर में ठंडी हवाएं खा रही हैं। उन्होंने कहा ज़रा मौसम की तब्दीली का ज़्यादा एहसास लेने के लिए मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलें आप हो आएँ, फिर उसके बाद जब आप होएंगी तो फिर हम चले जाएंगे। ये सिलसिला तो ऐसा चलता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ट्रैवल करते हुए आजकल ज़्यादा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा खदशा, ऐसा डर कहीं महसूस हो रहा है कि कहीं पुराने वाली सूरत हाल वापस ना लौट आए, क्योंकि दुनिया के बहुत से हिस्सों में ऐसा हो रहा है। जैसा कि बरतानिया में दोबारा से इंग्लैंड में उसी तरह के लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है, क्योंकि केसेस अगेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। हमारे यहाँ भी सूरत हाल तशवीशनाक ही है। अगेन 1000 से ज़ायद केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं, पॉजिटिव आए हैं, और एट द सेम टाइम अस्पतालों में भी वही सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है कि बेड्स अब कम पड़ रहे हैं और मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एहतियात करनी है, क्योंकि यही इसका वाहिद इलाज, वाहिद हल है। आपको पता है हमारे जैसी मईशत, हमारे जैसा मुल्क एक और लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और दुनिया के कुछ ममालिक में, जैसे कि स्पेन में, लॉकडाउन दोबारा जब करने की बात आई तो लोगों ने एहतजाज भी किया। हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरे को इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमने पहले भी किया और हम अब भी कर सकते हैं। इसलिए दोबारा से हम आपसे हर रोज़ गुजारिश करते हैं कि आप जब दिन का आगाज़ करने लगें तो आप, अगर फॉर इंस्टेंस जहन से निकल गया, तो आप मास्क घर से जाते हुए ज़रूर पहन कर जाएं। एक सैनिटाइज़र की छोटी सी बोतल जो है वो ज़रूर हाथ में रखें। और ये रिमाइंडर के तौर पर हमने एक रूटीन बना लिया है, ये चार्ट हमने आपको दिखाना है। अगर दो लोग जिसमें से एक इन्फेक्टेड हो, एक नहीं हो, जो इन्फेक्टेड है उसने मास्क नहीं पहना हुआ और दूसरे दिन पहना हुआ है, तो 70% चांसेस हैं कि आपको कोविड-19 कोरोना वायरस लग जाएगा। अगर उस शख्स ने पहना हुआ है जिसको कोरोना है और दूसरे ने नहीं पहना हुआ, तब भी 5% चांसेस हैं। अगर दोनों ने पहना हुआ है तो सिर्फ 1.5%, सिर्फ 1 से 1.5% चांस, यानी ना होने के बराबर तकरीबन चांस है कि आपको ये बीमारी लग जाएगी। और बीमारी लगने का मतलब होता है कि आप तो हो सकता है सेहतमंद हो, आप तो हो सकता है इससे ठीक ठाक रहें, आप तो हो सकता है किसी को, आपको कोई सिम्टम भी ना हो, लेकिन आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके घर में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का अर्जा लाहक है, आपके घर में बुजुर्ग वालिदैन तो होंगे ही। मतलब है कि ज़्यादातर हाउस होल्ड्स में, ज़्यादातर ख़ानदानों में कोई एक ना एक शख्स ऐसा होता है जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसी नहीं होती जो एक आम नौजवान सेहतमंद इंसान जैसी होती है। तो उसके लिए एहतियात करें, अपने प्यारों के लिए एहतियात करें। हमारे पास बहुत सी स्टोरीज़ हैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए। कुछ सियासत की बात करेंगे। अजीब सी बातें नहीं हो रही हैं आजकल वैसे सियासत में, कुछ नामुनासिब और वियर्ड सी बातें आजकल हम सुनने को मिल रहे हैं। एक तो गद्दारी के फतवे, फिर और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं हैं। अगर बाज़ चीज़ों को सियासत से अलग रखा जाए, बाज़ इदारों को सियासत से अलग रखा जाए, तो ही सब के लिए कौमी मफाद में बेहतर होगा। ये सबको सोचने की ज़रूरत है। ये वीकेंड तो हमारा अच्छा क्रिकेटिंग इवेंट गुजर गया, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मुल्क की सियासत में ये जो बातें होती हैं ना, गद्दारी की, मुल्क दुश्मनी की, ये अच्छी नहीं होती और आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। क्योंकि या तो अवामी मसाइल ख़त्म हो गए हो ना, या तो हमारे यहाँ सब कुछ दूध और शहद की नहरें ना भी बह रही हों, लेकिन हमारे यहाँ एक आम आदमी की ज़िंदगी इतनी बेहतर हो गई हो कि वो 2 वक्त पेट भर के खाना खा सके। तो ऐसी बातें कर लें। जब अवामी मसाइल इतने ज़्यादा हैं तो फिर ये बातें प्रायोरिटी क्यों बन गई हैं? ये सबको सोचना चाहिए। एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात, इदारों से मुताल्लिक नामुनासिब बातें, सियासी मुखालिफिन को बॉर्डर पार चले जाने के मशवरे, जिस लेवल की सियासत हमारे मुल्क में हो रही है, सियासी जमातों ने खुद दुनिया में अपना तमाशा बना रखा है। और लिटरली हम यहाँ पे TV एंकर्स, ये आम लोग बड़ा फ़ख्र करते थे कि भारत में शायद इस किस्म की सियासत का बहुत तूती बोलता है और वहाँ पर होती है और हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन अब हमारे यहाँ भी हो रही है और हम इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। खुदा जाने हम किस तरफ जा रहे हैं। किसी को तो आखिरकार इसे रोकना होगा। आई होप कि कोई वाकई रोके। यूँ तो सियासी मुखालिफिन को गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देने की तारीख हमारे यहाँ बड़ी पुरानी है, लेकिन गुज़श्ता 1.5-2 साल से इसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। 150 तो नहीं, लेकिन ये अगर इस तरह की बातें हो रही हो ना, तो 1.5-2 साल भी बड़ा लंबा अरसा लगने लगता है, क्योंकि ये बातें अच्छी नहीं होती। एक दूसरे को मुल्क दुश्मन के एजेंट के ताने देना बहुत आम है। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुतनाज़े बयान के बाद गद्दारी के इल्ज़ामात को मज़ीद हवा दी जा रही है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी जोश खिताबत में ऐसी बात कह दी कि भारत ने नई पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी। फवाद चौधरी ने अपनी वजाहत तो कर दी और साथ ही अयाज सादिक की वजाहत भी कर दी। क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए ज़रा।
अयाज सादिक अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं। हुकूमती रहनुमा भी उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें कर रहे हैं। और तो और जब वज़ीर आज़म तक ऐसी बातें करेंगे तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। दुनिया ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद अपने आप को कंडक्ट किया, मुझे सारे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के मुबारकी के मैसेजेस आए, और ये आज कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने डर के किया, जो कि नरेंद्र मोदी ने सारी इलेक्शन कैंपेन की थी उस पर। और सारा मकसद, इनका मकसद है क्या? सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं, वो किसी तरह उसके लिए एनआरओ दे दे, माफ कर दे। सो ये तो थी वज़ीर आज़म की बातें। कहीं मुखालिफत की लहर ख़तरनाक हद से आगे ना निकल जाए, जो कि ऐसा नज़र आ रहा है। ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत है और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे। तो मुझे लगता ये है कि वो वल्नरेबल है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको बॉर्डर के पास करता है, वो अमृतसर जाने रहे और पाकिस्तान में ना ही रहे। ये बात दुरुस्त है कि आजकल अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिस तरह इदारों से शिकवे शिकायत और मुतालबात कर रही है, माजी में इसकी कम ही मिसाल मिलती है। इसका रद्द अमल भी आ रहा है। साथ ही दूसरी जानब से जिस तरह एक दूसरे को एक्सिस ऑफ ईवल या बुराई की जड़ करार देने की बातें हो रही हैं, वो भी मुनासिब तो नहीं है। हमें खुद सोचना चाहिए। एक्चुअली बहैसियत पाकिस्तानी, विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन, हम खुद सोचें कि हम क्या कर रहे हैं और इस मुल्क की सियासत को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। इस किस्म की सियासत से दुनिया में हमारा क्या इमेज बन रहा है, और कम से कम हम अपने दुश्मन मुल्क का ये सोच लें कि उनको तो हमें अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहिए, और जिम्मेदारी सब पर आयद होती है अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको बैठकर अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इन सबको मिलकर बैठ जाना चाहिए और ख़ुद सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में और मसले क्या कम हैं जो इस किस्म की सियासत में उलझा जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। राना साहब, अयाज सादिक ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, फ़ला सियासी रहनुमा का फ़ला मतलब था और फ़ला वज़ीर को ये नहीं कहना चाहिए था, ये सारी बातें हो रही हैं गुज़श्ता काफ़ी दिनों से, यही चल रहा है और दुनिया में हमारा तमाशा भी लगा हुआ है ज़ाहिर है इसकी वजह से। इसमें हुकूमत की तो बात एक तरफ कर दें, क्या मुस्लिम लीग नून का कसूर नहीं आपको नज़र आता? क्या अल्फाज के चुनाव में गलती हो जाए तो उसे तस्लीम कर लेना कोई हर्ज है? माफ़ी मांग लेते, आगे बढ़ जाते। देखें, ये 3 दिन से जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा किसकी ज़रूरत है? ये हुकूमत की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म के तमाशे जो हैं वो लगे रहें। कोई उनसे ना पूछे कि चीनी किस भाव बिक रही है, कोई उनसे ना पूछे कि आटे का भाव कहाँ तक पहुँच गया है, कोई उनसे ना पूछे कि बेरोज़गारी क्यों है, कोई उनसे ना पूछे कि दुनिया का जो है वो किस हाल में गुजारा हो रहा है, लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं, इकॉनमी जो है वो तबाह हो गई है। कोई एक तर्जुमानों की फौज, जफर फौज रखी हुई है, वो सुबह 10 बजे उठ के अपोजिशन को, मुखालफिन को गालियाँ निकालते हैं, उसका फिर जवाब आ जाता है, फिर वो जो है वो 2 बजे निकालते हैं, उसका जवाब आ जाता है, फिर वो 5 बजे निकालते हैं। तो ये एक तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है, और इस तमाशे में इस किस्म की कोई स्टेटमेंट जिसमें कोई अल्फाज के मानी जो है उनको अदरवाइज जो है वो खींचा जा सके, तो वो बीच में आ जाती है। फिर उसके ऊपर जो है वो उनके 2-3 दिन गुजर जाते हैं, और गवर्नमेंट ने ही जो है ये अयाज सादिक साहब के बयान को जब इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर
फोकस किया तो इन्होंने वहाँ से उसे उठाया और जो है वो या सादिक साहब को उनके ज़रिए PMLN को फिर उनके ज़रिए PDM को गद्दार साबित करने की जो है वो कोशिश शुरू कर दी। चले, वो कोशिश तो की जा रही है और वो कोशिश काबिल मजम्मत है, लेकिन राना साहब सिर्फ अयाज सादिक या किसी और के मुतनाज़ बात या बयान तक ये मामला महदूद नहीं है। एक्चुअली सियासी मुखालफत में कौमी इदारों पर सवाल खड़े कर देना मुस्लिम लीग नून की जो हालिया प्रैक्टिस है वो तो यही है ना, अभी जो आपकी हालिया सियासत है। तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि कम से कम इसी वजह से ही हम इन बयानात से पीछे हट जाएं कि इंडिया खुश हो रहा है? ये तो हम सब का इज्तिमाई मामला है, ज़ाहिर है। देखिए, इंडिया जो है अगर वो खुश हो रहा है तो हमें जो है वो उसकी खुशी को देख के तो खामखा जो है वो अपने ऊपर जो है वो अफसोस तारी नहीं कर लेना चाहिए। इंडिया तो उस दिन भी बड़ा खुश हुआ था जब हमने आज़ाद कश्मीर के जेल के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा जो है वो कायम कर दिया था। तो इंडिया की खुशी से हमें क्या गर्ज है? हमें खामखा इंडिया की खुशी के ऊपर जो है वो अफसरदा नहीं हो जाना चाहिए और हमें इंडिया के जो चैनल्स हैं या उनका जो मीडिया है उसे इतनी अहमियत भी नहीं देनी चाहिए। हमें हर वक्त उसे ही फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने मीडिया को आज़ादी भी देनी चाहिए और उसे जो है वो देखना भी चाहिए, उसके तज्जियों के ऊपर जो है वो गौर भी करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल एक गलत रवश पे जो है वो चल रही है और इसका जो अंजाम होगा मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त PDM यानी अपोजिशन का जो अलायंस है उसको मुतसादम करना चाहती है अदारों के साथ। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान की सियासत में गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट बांटना मामूल की बात अब तो ऐसा लग रहा है कि हर रोज़ ही 3-4 लोग होते हैं जिनको गद्दार का लेबल दे दिया जाता है। ये हमारी यहाँ माजी में भी तारीख़ में भी होता रहा है। हो सकता है कि मुल्क की तारीख़ में जितने भी इल्ज़ामात लगे इनमें रत्ती बराबर भी सच हो, लेकिन मजमूई तौर पर तो ये इल्ज़ामात ठीक नहीं हो सकते और ना हैं। तो गद्दारी और मुल्क दुश्मनी का फैसला करने का इख्तियार फिर किसके पास होना चाहिए? क्या इन मामलात में बयानबाजी की बजाय अदालतों का जाना बेहतर नहीं है? देखें, आप अगर ये पिछले 2 माह का जायज़ा लें तो इसमें गद्दारी के मुकदमात और गद्दारी के इल्ज़ामात जो है वो किस तरफ से लगते रहे। जवाबन अपोजिशन ने भी कभी कभार जो है वो वैसी बात जो है वो आगे से की होगी, लेकिन जवाबन की होगी। ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं और हुकूमत की अदम परफॉर्मेंस, लोगों के मसाइल को हल ना कर सकना, महंगाई और जो दीगर मसाइल हैं उनसे नज़र हटाने के लिए जो है वो एक ही बयानिया करप्शन और अपोजिशन को जेलों में डालो, अपोजिशन को गिरफ्तार करो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो इसके इर्द गिर्द जो है वो कौम को घुमाया जा रहा है और इस तरह से जो है वो एक ऐसी फ़ज़ा कायम की जा रही है जो इंतकाम और नफ़रत पे मबनी है, जिससे मैं समझता हूँ कि मुआशरे को, रियासत को और कौम को जो है वो बुनियादी तौर पे जो है उसका नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। साहब, लेकिन सारा मलबा हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। ज़ाहिर है बहैसियत अपोजिशन आप लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि इस किस्म की सियासत को जलती पर तेल का काम ना करें, इसको मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत को देखें तो ऐसा लगता है जैसे या तो कल इक़्तिदार में आए थे या फिर परसों दोबारा री इलेक्शन होना है। एज एन इंतखाबात बिल्कुल सर पर खड़े हैं। अभी तो कुछ साल हैं, अभी तो 2 साल हैं ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे दें, परफॉर्मेंस कर लेंगे तो फिर ऑपोजिशन पर और मुखालिफ पार्टियों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, आवाम को कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। इनकी परफॉर्मेंस ही सबका मुंह बंद करा सकती है, लेकिन क्या करें कि वो तो नज़र नहीं आ रही है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, अयाज सादिक, फवाद चौधरी वगैरह से ये सिलसिला चलता हुआ अब वज़ीर-ए-आज़म तक आ गया। सभी सियासतदानों ने एक दूसरे को गद्दार करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी माशाअल्लाह। और वहाँ इंडिया में हमारा इसी बात पर तमाशा लगा हुआ है। ऑपोजिशन को तो छोड़ दें, हुकूमती नुमाइंदे तो कुछ मेजॉरिटी दिखा दें। वैसे तो नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए जब से आप लोग इक़्तिदार में आए, लेकिन फिर भी शायद अब रविश बदलनी चाहिए। हमारी बहुत बड़ी अस्करी हमारी अचीवमेंट है, हमारी बहुत बड़ी सफारती अचीवमेंट है, हमारी बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो हमारा नैरेटिव है, नेशनल नैरेटिव है, उसकी हमारी जीत और इंडिया की नैरेटिव की शिकस्त
को अगर हमारा कोई आदमी उठ के उसको हमारे खिलाफ बात करेगा, जिससे हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो उसको आप मेरा ख्याल है कि उसका जवाब बनता है। और जवाब इसलिए भी बनता है, इंटरनेशनली हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज की अचीवमेंट पे उनको फख्र है उनका, और फिर हमारे दुश्मनों में भी इसका बयानिया का बड़ा ज़रूरी है कि वजाहत आए और जो लोग गलती पे हैं उनकी गलती को बताया जाए कि वो गलत है। इसको मेरा ख्याल है उसके साथ फवाद चौधरी वाले बयान जो हादसाती तौर पे एक बात निकल गई, उसका बिल्कुल कोई मैच नहीं है। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ तो इसमें बड़ी ज़्यादा सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत इदारों को डिफेंड करना हुकूमत का और हुकूमती पार्टी की एक लिहाज से जिम्मेदारी भी है। अगर इदारों को दबाव पर डालने के लिए और मुखालफों के बयानिए को प्रमोट करने के लिए अगर मुल्क में कोई आवाज़ आती है तो उसका मुतबादिल आवाज़ आनी ज़रूरी है और इसलिए आती है। आई वंडर यू हैड अदर जॉब्स टू। आई होप कि आप लोग उस पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। लेकिन अगर इसी मामूल को देख लें तो सियासी रहनुमाओं की शिकायत ये होती है कि देखें फ़लाँ ने क्या कहा, क्या कह दिया, इंडिया में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उस पर भारतीय मीडिया की ईद हो गई वगैरह वगैरह, ये बातें हमने सुनी हैं। तो अब हमें इंडिया और इसके मीडिया को इतनी अहमियत देने की क्या ज़रूरत है? बासी साहब, ये ऑपोजिशन का भी सवाल है, हम भी आपसे पूछ रहे हैं। वो कौन सा आपको पता है सच बोल कर प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको इग्नोर करें। अब वो ऑप्शन तो हमारे पास होना चाहिए और हम अपने मसाइल के हल पर तवज्जो दें। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें इंडिया के मीडिया को पे फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन बात इंडिया के मीडिया की नहीं है। बात इस वक्त जो है वो इंडिया के, पाकिस्तान के और बहुत सारे लोग बैन अवी दूसरे मुल्कों में रहते हैं और वहाँ हमारे बयानिया की है। अगर हमारा कोई आदमी उठ के ऐसी बात करेगा कि जो इंडिया के मीडिया को फीड करेगा और वो उसी को हमारे पाकिस्तानी को हमारे बयानिया के खिलाफ अपने बयानिया के हक में उसको एज एन एविडेंस, एक गवाही के तौर पे और एक शहादत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वो दुख की बात है। इसलिए हम इनको समझाते हैं कि आपकी जो गलती है उस गलती पे हमारा जो मुखालिफ है, जो अगली दुश्मन है, उसको अगर आप फीड कर रहे हैं, उसको मौका फराहम कर रहे हैं तो वो दुनिया को मजीद कंफ्यूज करे। तो ये एक बात है। अदरवाइज मीडिया इंडिया का वो हमारे मुखालिफ है, हमें सबको उसका पता है और हमें जरूर इस बात का इदराक है। लेकिन तनकीद इस बात पे है कि आप क्यों ऐसा किसी को मौका दें कि वो हमारी बातें हमारे रियासत और हमारे मुल्क के खिलाफ वो इस्तेमाल करें। किसी को मौका नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। संवाददाता अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन अ नटशेल हम सबको सोचना चाहिए ये अपोजिशन की सिर्फ या फिर सिर्फ हुकूमती नुमाइंदों की या हुकूमत की या वज़ीर आज़म और उनके वज़रा की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सबकी कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है कि कोई तो सियासी कल्चर तब्दील करने की बात करे। पहले तो होते थे ये हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के इशूज़ हमारे यहाँ, लेकिन अब ये हद से ज़्यादा बढ़ गया है मामला। बजाय इसके कि हम प्रोग्रेस करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, दुनिया तरक्की कर रही है, हम रिग्रेसिव हो रहे हैं, हम क्यों पीछे चले जा रहे हैं? सो हम सबको सोचना चाहिए और पर्टिकुलरली वज़ीर आज़म जो कि टीम लीडर हैं, जो कि कैप्टन हैं, उनको तो ज़रा स्पोर्ट्स स्पिरिट का मुजाहिरा करते हुए इन सब बातों को इग्नोर करते हुए कहना चाहिए कि जनाब आप लोग जो कर रहे हैं करते रहें, मैं तो अपने काम पर फोकस करूंगा, मैं तो पाकिस्तान की बेहतरी का एजेंडा लेकर अवाम से वोट लेकर जो आया था, मेरी सारी तवज्जो तो उसी तरफ है, आप लोगों ने जो बोलना है बोलें। जब ये होगा ना तो फिर अवाम भी खुश होंगे और ऑपोजिशन को गद्दार कहने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। मेरा संडे तो क्रिकेट की नज़र ही रहा। आप बताइए आपने कैसे गुजारा? पाकिस्तान ने ऑल्दो जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज़ हरा दी है। नए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की हमें उम्मीद भी दिला रही है। जिम्बाब्वे को सख्त हरीफ नहीं माना जाता ऑल्दो, लेकिन बहरहाल एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम तो है ना। पाकिस्तान के दौरे पर आई इस टीम के साथ पहले 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ रखी गई, जिसका फैसला 2 मैचेस में ही हो गया है। दोनों पाकिस्तान ने जीत लिए हैं। पहले मैच में शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ने कमाल दिखाया, तो दूसरे मैच में इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम ने अपना हुनर दिखाया। जहां इफ्तिखार अहमद खुद को बतौर ऑलराउंडर मनवाने की कोशिश में है, वहीं मोहम्मद मूसा और हैदर अली ने भी चांस मिलने पर अपना टैलेंट दिखाया। पाकिस्तान सीरीज का आखिरी मैच कल खेलेगा। शायद मजीद नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। आपको ज़रा अनफेमिलियर नाम लग रहे होंगे कुछ लोगों को जो क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन यही तो बात है कि नया टैलेंट सामने आ रहा है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सिकंदर, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज हरा दी है, 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। जिम्बाब्वे एक कमजोर टीम ऑल्दो है, लेकिन नतीजा भी यही मुतवक्की था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत ही बासानी ये मैच जीते हों। वुड यू एग्री टू दिस?
देखा जो पहला मैच था वो वाकई बहुत टफ टाइम दिया था जिम्बाब्वे ने, तो हम समझ रहे थे कि जिम्बाब्वे को हम आसानी से कर लेंगे। मैंने बल्कि जिक्र भी किया था, ट्वीट भी किया था एक चीज़ कि मैं प्रोग्राम करके निकला तो लोग मुझे नीचे फल वाला मिल गया, मैं फल ख़रीदा, उसने कहा 400 तो होंगे, मैंने कहा होने तो चाहिए। बाद में मैं बड़ा शर्मिंदा था कि मैं उसको 400 बोला, हमारी टीम 280 पे आउट हो गई, बड़ी मुश्किलों से जीती। पहला मैच जो था ज़रा मुश्किल से हम जीते, मगर जो दूसरा मैच जो अभी हम जीते हैं कल, वो अच्छा स्टाइल में था। पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान टीम की तरह उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए कि हमारी टॉप की टीम है, जिम्बाब्वे हम टॉप की टीम नहीं है, तो हमें उनको साथ अच्छी नंबरों से जीतना चाहिए, जो कि हमने सेकंड मैच में किया। आई होप अब पाकिस्तान तीसरे मैच के लिए तैयारी पकड़ ले। सीरीज तो हम जीत चुके हैं, तो क्या टीम में मजीद तब्दीलियों के बीच स्ट्रेंथ को आजमाया जाना चाहिए या क्लीन स्वीप की कोशिश के लिए ऑल आउट जाना चाहिए? आप क्या मशवरा देंगे मैनेजमेंट को अब तीसरे मैच के लिए? मेरे मशवरे से तो मैनेजमेंट कभी खुश नहीं होती, करती वही है मगर बाद में करती है। देखें, हर दुनिया की टीम जो है, जब कोई एक सॉफ्ट टीम आपके सामने आती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, वो थोड़ी सी सॉफ्ट टीम है। आपको चाहिए उसके खिलाफ आप जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो 2003 के वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं, आप उनको आजमाएं। फिर कब आजमाएंगे? उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर साउथ अफ्रीका है, इतनी बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ आप अगर नए लड़कों को डालेंगे तो वो तो घबरा जाएंगे। तो आपको ये करना है। सो बेंच स्ट्रेंथ के लिए नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अभी ज़रा हमने आपको शुरू में बताया था, डराया था, तो वो हक़ाइक़ आपसे शेयर करने हैं ताकि हम लोग ज़रा एहतियात कर लें और अपने आप को, अपने प्यारों को इस वायरस से बचा सकें। हालिया टेस्टों के नताइज बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ज़ोर पकड़ रही है। एक बार फिर हुकूमतों के सामने हालात कंट्रोल से बाहर ना होने देने का मशवरा दिया जा रहा है और ये मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान में कोरोना का अव्वलीन केस फरवरी में आया था, जिसके बाद इन केसेस और अमवात में बतदरीज इजाफा होता रहा। कोरोना की इस लहर का जोर जुलाई के आखिर में टूटता नजर आया, लेकिन अब फिर से जुलाई के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक दिन में कोरोना के 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं एंड सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स एक्चुअली। लाहौर से ज्वाइन किया हमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शहनूर अजहर ने। डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, आ रही नहीं है, आ चुकी है। केसेस तब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में सूरत हाल के बारे में हम जानना चाहते हैं। कराची में तो अच्छे खासे केसेस हैं, क्या पंजाब में सूरत हाल अब तक अंडर कंट्रोल है? लेकिन क्या करें, शहरियों को जितना भी खबरदार कर लें वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं बात को। सूरत हाल तकरीबन वही है जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि मौसम सरमा के आमद के साथ साथ जहाँ पे और एलर्जीज और दायमी दमा और निमोनिया के केसेस जनरली ऊपर जाने की टेंडेंसी होती है, उसी तरह इस पेंडेमिक के साल में 2020 में यकीनन एहतियात का लेवल तो डबल ट्रिपल कर देना चाहिए। तो अभी अगर मुख्तसरन कहूँ तो कहीं ज़्यादा ज़रूरत है मास्क पहनने की, समाजी फासला रखने की और किसी किस्म की क्राउडेड जगहों से इज्तनाब करने की। पंजाब के लिए ये और भी ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ पे ज़्यादा आबादी ज़्यादा है पाकिस्तान के बाकी सूबों से की निस्बत। यहाँ आबादी भी ज़्यादा है, यहाँ पे तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस जो कि आजकल कोशिश कर रहे हैं कि अपने नॉर्मल सिचुएशन पे वापस आ जाएं। पिछले 3 से 4 हफ्तों के साथ वहाँ बहुत क्रिटिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करने की और मुशाहिदा करने की ज़रूरत है ताकि किसी किस्म की इवेंचुअलिटी से बचा जा सके। बस हम भी डॉक्टर साहब यही बातें बताते रहे हैं और बताते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग अब भी इसको सीरियसली लेने को तैयार नहीं हैं। मास्क की पाबंदी करवाना आसान काम ना था, ना है, ना होगा। इसके लिए क्या समझते हैं, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन फिर रह जाता है? हमारे यहाँ जो माइंडसेट है, फिर क्या लॉकडाउन के अलावा कोई ऑप्शंस हैं? हुकूमत की तो आपको मालूम है कि तरजीह यही रही है कि एक बैलेंस किया जाए लॉकडाउन को और मईशत को चलाने को। कोई भी, मैं आपको बताऊं कि किसी भी मुल्क में इवन जो बहुत एडवांस और जिनके पास बहुत सारे वसाइल थे, उनके पास भी इसका कोई हल नहीं है कि आपको कोई कहे कि किसी ने कोई ऐसा मरहला अबूर कर लिया या उन्होंने ऐसी पॉलिसी अपना ली है जिसकी वजह से उन्होंने इससे निजात हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड शायद एक मिसाल है, उन्होंने अच्छे डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए इस पर बड़ी हद तक काबू पाया। लेकिन ये भी देखना है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो पहली दफ़ा केस लोड था वो उतना नहीं था जितना कि और बहुत सारे ममालिक में था। सो इसलिए कोई भी हर मुल्क को अपने हालात के मुताबिक, अपनी मईशत के मुताबिक और अपने लोगों की जो फलाह बहबूद है उसके मुताबिक ज़रूरत है कुछ ना कुछ निवाइश करने की अपने हालात में रहते हुए।
ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहनूर हमारे साथ थे और अचानक से कोरोना की बात करते करते छींक महसूस होना शुरू हो गई। आपको बताना यह है कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद हो, दबाव हो या मार डालने तक बात आ जाए, ये जराइम करने वालों को सज़ा का खौफ नहीं होता। दुनिया भर में आज इसी मसले से आगाही का दिन है और अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमारी बताते हैं कि साल 2006 से 2019 के दौरान 14 साल के अरसे में कमोबेश 1200 सहाफ़ियों को उनके काम करने की पादाश में कत्ल किया जा चुका है। धमकियों की बात नहीं हो रही है, 1200 मार दिए गए हैं। और इस तरह के हर 10 में से 9 केसेस में मुजरिमान कानून के शिकंजे में बच निकलने में कामयाब रहे हैं, यानी किसी को सज़ा नहीं हुई है। दुनिया भर में सहाफ़ियों को कत्ल करने वालों के हवाले से कानून का यही रवैया बताता है कि सहाफ़ी किस मुश्किल दौर में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने पर मजबूर हैं। हर साल 2 नवंबर को इसी बात को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद बंद हो सके और उन पर वार करने वाले मुजरिम कैफर किरदार को पहुँच सकें। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मज़हर साहब, आज दिन है सहाफ़ियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ अदम कार्रवाई का सिलसिला रोकने का। पाकिस्तान में आपको पता है सहाफ़ियों को के लिए बहुत कोई आइडियल हालात तो है नहीं, लेकिन किस किस तरह जराइम का सामना रहता है सहाफ़ियों को, और क्या कभी ये जराइम करने वालों को सज़ा मिली है? आपसे हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी जानना चाहते हैं। अगर हम कहें कि किसी को भी सज़ा नहीं हुई, 2 केसेस मेरे सामने जो मुझे इस वक्त याद हैं, एक वली खान बाबर का केस है और एक डैनियल पर्ल का केस है। इन 2 में मुकदमात चले भी हैं, सजाएं भी हुई हैं, लेकिन अभी इनकी अपीलों के फैसले होने बाकी हैं। तो अभी एक लंबा प्रोसेस है, केस में कई साल हो गए हैं, लेकिन जनरली नहीं होता। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ बहुत से खासतौर पे अंदरून सिंध ले लें या बलूचिस्तान में ले लें या खैबर पख्तूनख्वा फाटा में ले लें, तो उधर अक्सर हुआ ये है कि एक तो फैमिली बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती, क्योंकि जाहिर है जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और जो सहाफ़ी ख़ास तौर पे नुमाइंदगान उन इलाकों में काम करते हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो वकीलों को कर सकें, और दूसरे ये कि वो मुसलसल दबाव में भी रहते हैं। इसलिए हमने कुछ केसेस में देखा है, जैसे हयातुल्लाह का केस था, उसमें उसकी जो बेवा हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो गई भी जुडिशल कमीशन के सामने बयान भी दिया, फिर उनको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह और भी मुकदमात में तो सिर्फ जब सहाफ़ी का कत्ल होता है तो वो सिर्फ सहाफ़ी का एक कत्ल नहीं होता, वो उसके पूरे ख़ानदान को उसका पूरा ख़ानदान एक दबाव में रहता है। वैसे पाकिस्तान ने जमहूरियत भी देखी है, मार्शल लॉ भी देखे हैं, लेकिन सहाफ़ियों के लिए आसानियाँ कम ही देखने में आई हैं। दौर कोई भी हो, मार्शल लॉ का तो समझ में आता है। जमहूरी एतबार में हुक्मरान सहाफ़ियों से नाराज़ क्यों रहते हैं और आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है? आजकल भी कोई बहुत कोर्डियल हालात तो है नहीं। सिविलियन गवर्नमेंट जो थी वो क्योंकि जब खाली अखबारात होते थे तब भी उनकी करप्शन की, उनकी बैड गवर्नेंस की खबरें जो है वो अखबारात दिया करते थे, तो वो भी बहुत खुश नहीं रहते थे मीडिया के साथ। और क्योंकि ज्यादातर खबरें रही हैं बैड गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से, लिहाजा जो सिविलियन गवर्नमेंट भी रही वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रही। हालांकि हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसके अंदर तो काफी दबाव में लाया गया मीडिया, लेकिन उनकी पहली गवर्नमेंट में इस तरीके से चीजें नहीं हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में बाय एंड लार्ज तो मीडिया पे बहुत दबाव नहीं रहा, लेकिन ये जरूर हुआ कि जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के दूसरे केस में कराची के 6 अखबारात पर पाबंदी लगी, उसके बाद भी। लेकिन जहाँ तक अखबारी सहाफ़ियों के कत्ल की वारदातें हैं वो दोनों ही अदवार में रही हैं, और मौजूदा दौर में भी पीटीआई की गवर्नमेंट में भी पिछले 2-2.5 सालों में तकरीबन 12 सहाफ़ी जो है वो मारे जा चुके हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे।
और होपफुली हालात कुछ तब्दील हों। अब जिस तरह दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, सहाफ़ियों के लिए भी काम करना आसान हो जाए, लेकिन ये सिलसिला पहले भी मुश्किल था और ये सिलसिला आज भी मुश्किल है। और ये सिलसिला क्या, अपनी ज़िम्मेदारी निभाना पहले भी मुश्किल था और आज मुश्किल है। ये हमारे जो मेहमान हैं ना, ये आपस में गप्पे लगाना शुरू हो गए हैं। इनसे तो हम गप्पे लगाएंगे। दे हैव जॉइंड अस। मैं चाहता हूँ कि अब आप दिखा दें, ज़रा सस्पेंस नहीं रखते, दिखा दें ज़रा मास्टर फ्रेम में कि कौन कौन हमारे साथ है। ऑन माई राइट इज़ बिलाल अब्बास, जनाब कोई तारुफ के मोहताज ही नहीं है बिल्कुल, और मदिया इमाम भी ज़बरदस्त काम कर रही हैं। एंड ना सिर्फ एक्टर बहुत अच्छी हैं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं। तो इन दोनों से हम इस झूठी लव स्टोरी की सच्ची बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली हमने आपको बताना है, बिलाल को तो मैं बता चुका था, मदिया आपको अभी पता लगेगा कि हम उससे पहले एक और खबर करने वाले हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़रा के मुतनाज़ ऐलानात और बिलावल भुट्टो के जलसों पर जल्द से गिलगित बल्तिस्तान में हो ये रहा है कि इलेक्शन में रह गए हैं सिर्फ 13 दिन और इंतखाबी मुहिम जिस अंदाज में चल रही है, लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन कवानीन कहीं नहीं, एक्चुअली बताया तो जा रहा है कहीं ठीक ठाक नज़रअंदाज हो रहे हैं। कल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब में गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा बनाने का ऐलान भी किया। सुन लें ज़रा क्या कहा उन्होंने। आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ। ये बात बाकायदा इंतखाबी मुहिम की किसी तकरीब में तो नहीं कही गई, लेकिन इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ही कही गई है। उधर वफाकी वज़रा तो खुलकर अपनी मुहिम चला रहे हैं और कभी कभार बड़े दिलचस्प दावे भी कर देते हैं, तो उनकी भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको हल दे रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन नहीं रहा, सूबा बन गया है। बताओ कि ये इमरान खान का गढ़ है, जितने 1000 वोटों की लीड दोगे उतने 1000 करोड़ रुपए आपको मैं दूंगा इस इलाके के लिए। हम सॉरी, ये कहना मैं भूल गया कि इससे पहले बच्चों को टेलीविज़न स्क्रीन से दूर रखें, लेकिन कोई बात नहीं। अब आई होप यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड आफ्टर दिस। अपोजिशन और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने इस पर एतराज़ किया है। वज़ीर आज़म और वज़रा के इन बयानात को इलेक्शन कमीशन के जारी करदा कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो के जलसों पर भी एतराज़ किया गया है, लेकिन वो बतौर MNA एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इसलिए इंतखाबी मुहिम उन्हें भी नहीं उसूली तौर पर तो चलानी चाहिए। बहरहाल ये शिकायत जायज़ हैं या नहीं है, ये देखने का इख्तियार तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के पास ही है। क्विकली हम इसमें बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो बता दें, आपसे जानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की तैयारी एक्चुअली है किस मरहले पर और क्या तमाम इंतजामात बर वक्त हैं? इलेक्शन 2020 के लिए हमने पूरी शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन कराने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, जिसके लिए इलेक्शन से पहले शेड्यूल देने से हमने 3 दफ़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में निकाल किया, और लास्ट जो मैंने किया 1 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए। तो तमाम पार्टीज़ के मशवरत से और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट बना था उसको यहाँ अडाप्ट करने के लिए सब ने तजावीज़ दिया, तो उसको मैंने वज़ीर सल्क 6 अक्टूबर 2020 को पूरी गिलगित बल्तिस्तान पर नाफिज किया है। और फिर उसके तहत हमने इलेक्शन एक्ट के दफ़ा 234 के तहत मैंने एक मुयस्सर और मुनज़्ज़म मैनेजिंग टीम है तश्कील दिया है 10 ज़िलों में, जो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन करेंगे उनके लिए शोकास देना है, उनको सजाएँ देना है, उसके लिए मुकम्मल मैंने उनको इख्तियारात दे दिया है और जो कानून के अंदर है। सब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, इसलिए ज़ाहिर है आपके पास ये इख्तियार भी होगा कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आप नोटिस लें। तो अगर कोई वज़ीर इंतखाबी मुहिम में मराद का ऐलान करे, पाकिस्तान की कौमी असम्बली का मेंबर जलसे करे या सूबा बनाने का ऐलान किया जाए, तो कवानीन इस मुतालिक कहते क्या हैं आखिर? ये 1 नवंबर जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत
अजीम शाह एक खुशी का दिन था, वो हमारे खुशी में शामिल होने के लिए आया था। कोई सियासी वो तकरीर भी उसमें नहीं उसने बल्कि ख़ुद कहा, वो बल्कि पूरे मीडिया में सब ने देखा कि उन्होंने कोई ऐलान कहा कि मैं ऐलान नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा था। तो बाकी जिन ने वायलेशन किया है उनको मेरी जो मिनेटिंग टीम में मैंने तश्कील दिया है वो उनको शो कासिस दे दिया है। अब वो रिपीट करेंगे तो उन पर फी दफ़ा 234 इलेक्शन एक्ट के तहत 50,000 तक का जुर्माना है। फिर सेकंड अगर वो रिपीट करेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, फिर उनके डिस्क्वालिफिकेशन और वो भी हो सकता है। अच्छा, लास्टली अगर इस तरह की सूरत हाल में अगर कोई भी सियासी मुखालिफ की मुहिम से मुताल्लिक़ एतराज़ करे तो अल्टीमेटली तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा मामला, उसका क्या तरीक़ाकार होगा और उस पर एक्शन क्या हो सकता है? जो भी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो भी पार्टी लीडर, जो भी उम्मीदवार अगर कोई किसी दूसरे उसके ख़िलाफ़ कोई खिलाफ वर्जी करेगा दूसरी पार्टी के उसके मुताबिक, तो ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है, लॉ के अंदर वो प्रोविज़न प्रोवाइड है, वो अपने वकील के ज़रिए वो चार्ज कर सकता है, तो इसमें कोई कदगन नहीं है। तो ये चूँकि इलेक्शन एक्ट 2017 यहाँ पर हावी है, तो इसके तहत पूरा एक्शन का इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। हम इस पर नज़र रखेंगे और आपकी दोबारा ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे, लेकिन अभी जिनकी हमें अशद ज़रूरत थी हमने उन्हें बुला लिया है। और यह है स्टार कास्ट, एक वेब सीरीज़, एक झूठी, पहले मैं लगता था छोटी, लेकिन ये एक झूठी लव स्टोरी है। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि यहाँ बड़ा एक जैसा काम हो रहा है, यकसानियत है, मौज़ूआत में कोई ऐसी वैरायटी नहीं है। लेकिन जनाब कुछ लोग हैं जो उन बैरियर्स को तोड़ते हैं और एट टाइम्स टीवी पे जो कंटेंट नहीं आ सकता वो यकसानियत से हट के कंटेंट वेब सीरीज़ के तौर पर पेश किया जाता है। और एक झूठी लव स्टोरी भी ऐसी ही एक काविश है जिसमें वैसे तो बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, बड़ी सिनेमैटिक फील है जो आप झलकियाँ देख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मदिया इमाम और बिलाल अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रा इधर आ जाएँ आप। हाँ जी, जब इधर अभी चलें हम दिखा दें थोड़ा सा, उसके बाद बात करें। मेरा ख्याल है इधर आ जाएं। जब यहाँ है हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं तो उसको तो हम देखेंगे ना जिस प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। गुड मॉर्निंग। जाग जाएं। जाग गया हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है जागना, लेकिन अच्छी बात है कि बिलाल हमारे लिए जाग जाते हैं जब भी हम बुलाते हैं। आ जाते हैं मदिया, हम लेडीज फर्स्ट शुरू कर लें, जरा इधर से शुरू करते हैं। सर यू आर ऑलवेज वेलकम। आई गेस इट इज़ योर फर्स्ट टाइम दैट यू आर हियर। वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन आपने ज़ाहिर है इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, ये पहला नहीं है आपका। इसमें क्या मुख्तलिफ है, हम क्यों देखें इसे? इसमें क्या मुख्तलिफ है, हम क्यों देखें? इट्स वेरी लाइट फर्स्ट, दैट इज़ वाई यू शुड वॉच इट। सेकेंड, द कॉम्बिनेशन, द कोलैबोरेशन बिटवीन उमैरा अहमद एंड महरीन जब्बार, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। असल में ये दो नाम जब आ जाते हैं ना तो फिर चीज़ का हो जाता है देखना मस्ट वॉच। महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया है और उमैरा अहमद ने लिखा है। जॉनरा क्या है इसका? और मुझे लग रहा है कि महरीन का काम हमने ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स अब तो देखा है, लेकिन इस दफा कुछ नया लेके आई। दिस वाज द फर्स्ट फॉर हर आल्सो बिकॉज़ दिस इज सोशल कॉमेडी। तो सोशल कॉमेडी के अंदर बड़ा सोशल कॉमेडी इज इश्यूज, नॉर्म्स, जो कंडीशन नॉर्म्स होते हैं आपकी सोसाइटी में, where you know something is off, your intelligent mind will tell you that, लेकिन वो कुछ गड़बड़ है तो उसके बारे में बात करना in a very light hearted comic way। जैसे आजकल मैं देख रहा था सूटेबल बॉय ऑन नेटफ्लिक्स, तो वो भी मुझे लग रहा था आज सच कुछ सोशल कॉमेडी टाइप है, लेकिन सोशल है, कॉमेडी तो नहीं है। लेकिन आपकी अच्छा यू हैवंट वॉच्ड इट। चलिए, लेकिन अभी तो हम सिर्फ एक झूठी लव स्टोरी की बात करेंगे। जी, तो हाँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं बिकॉज वी कंडीशन टू थिंक दैट वे, हमने अपने वालिदैन को करते हुए देखा होता है और एक सेटअप होता है हर सोसाइटी का, जो चीज़ें आपको मालूम है कि आपको फिल्टर आउट कर देनी चाहिए, हाई टाइम है, पर आप नहीं करते। और अगर आप प्रीची वे में बहुत ऑडियंस को बताएं तो फिर ऑडियंस उकता जाती है कि भाई क्या मुसलसल एक टीचर नुमा चीज हो रही है। Sermon is the last thing that you should have in a film or a drama। लेकिन हमने ऐसे फिल्म और ड्रामे देखे हैं जिसमें एक लेक्चर चल रहा होता है सिर्फ कैमरे को देख के, और क्यों होता है पता नहीं क्यों इन दिस डे एंड एज होता है। इसमें बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें है बिलाल आपकी एक्टिंग माशाल्लाह, आपने हर तरह का कैरेक्टर कर लिया, तो इसमें कुछ नया है या
जिस तरह के मैंने अब तक कैरेक्टर्स किए उससे काफ़ी डिफरेंट है, मगर बहुत सिंपल कैरेक्टर है, कुछ ज़्यादा मुझे जैसे आप असली हैं वैसे ही कैरेक्टर है, यही समझ लें, है ना, यही समझ लें। क्योंकि Are you sure, बिलाल? नहीं, नॉट एग्जैक्टली हर तरह से नहीं, बट सिर्फ वो क्योंकि कराची वाला है कैरेक्टर मेरा, मैं कराची का हूँ, सिर्फ वो बोलने का तरीका वो थोड़ा सा स्टाइल टिपिकल कराची आइट वाला है, अदरवाइज बहुत सिंपल रियलिस्टिक कैरेक्टर है। अब तक इस तरह का मैंने किरदार नहीं किया, मैंने अब तक बड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, थोड़े डिमांडिंग, चैलेंजिंग इस तरह के कैरेक्टर्स के हैं, so it was different for a change. So film and TV, mostly TV के आप माशाल्लाह सुपरस्टार हैं। अब तो सभी लोग ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, अपना हुनर आजमा रहे हैं। तो इज इट योर फर्स्ट डिजिटल सीरीज, वेब सीरीज? जी हाँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म, फॉर एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ये सोचना था पहले कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ज़ाहिर है महरीन या उमेरा साहिबा किसी को अप्रोच करेंगे, कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इट वाज नॉट टेलीविजन। मुझे पहले ये स्क्रिप्ट टेलीविजन के लिए बन रहा था, अच्छा, किसी चैनल के लिए बन रहा था, और ये जब किसी चैनल के लिए बन रहा था उस टाइम पे भी उमेरा एंड महरीन का ही नाम था, एंड उस टाइम पे आई वाज कन्विंस्ड कि अगर ये किसी चैनल के लिए बनता है, स्टोरी इतनी अच्छी है, कहानी इतनी मज़े की है कि किसी भी चैनल के लिए बनता है, या फॉर इंस्टेंस यूट्यूब के लिए भी अगर बनता है, आई विल डू इट। सो ये सोच के लिए नहीं किया था कि किसी स्पेसिफिक वेब पोर्टल के लिए है तो आई एम डूइंग इट। स्क्रिप्ट इटसेल्फ इतना अच्छा है, एंड जिस तरह मदिया ने कहा है, उमेरा एंड महरीन का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका कॉम्बो है, वो कौन मिस करना चाहेगा? कोई कॉम्बो नहीं मिस करना चाहेगा। इंडीड हम तो आप दोनों को कॉम्बो में मिस नहीं करना चाहेंगे। आप अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? हम मदिया और बिलाल का कॉम्बो में मिस नहीं करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि ये हमें टेलीविजन पे भी नजर आया जाए, वेब सीरीज पे तो नजर आ ही रहा है। We have worked together on TV, लेकिन वो बहुत ही एक ब्रीफ period of time उस पूरे प्रोजेक्ट में था। How different is it, Madiya, to work for a TV serial or to work for a digital? The two differences. पहला तो टेक्निकलिटीज़ का होता है, जिस तरह से आपका एक टेक्नीशियंस जो पीछे खड़े होते हैं, सिनेमेटोग्राफर हो गया, उनकी टीम हो गई। ये बड़ी फिल्म फील है वैसे इसकी। फिल्म फील कहेंगे, लेकिन फिर भी फिल्म से भी अगर आप उसे कंपेयर करें तो उसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सो दैट इज द टेक्निकलिटी बिट इज डिफरेंट, जिसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं बात कर सकते, बिकॉज अगैन वी आर नॉट लाइक वी आर जस्ट परफॉर्मिंग दैट। बट एज फॉर द परफॉर्मर आपको लिबर्टी मिलती है, बिकॉज अदरवाइज ऑन टीवी या फिर इवन फिल्म के मीडियम में भी इतना नहीं होता, लेकिन टेलीविजन में एक रूल बुक दी जाती है जिसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं होता, पर आपको पता होता है ये दायरा है, इसको हमें क्रॉस नहीं करना, करेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू अ वेब पोर्टल, तो वहाँ पे आपको होता है कि यू हैव द लिबर्टी टू डायरेक्ट, to perform the way you want to without keeping anything else in mind. तो वो जो लिबर्टी मिलती है for an artist, that's very तो लिबर्टी आपने तो एंजॉय की, बट महरीन is a difficult director because she has worked with like legends and pioneers, and वो खुद अब तो मैं कहता हूँ pioneer की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। Is she a difficult director फिलहाल? Not really. She is very professional, और वो जब टाइम पे बुलाती हैं, और वो अक्सर एक्टर्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, but otherwise she is very comfortable to work with. नहीं, एक होता है डायरेक्टर कहे कि हाँ बिलाल मुझे ऐसा ही डायलॉग चाहिए, या फिर आपकी अपनी मर्जी होती है, और या फिर महरीन का अपना कितना हर होता है? डायरेक्टर का अपना अलग प्रोसेस होता है। हाँ। महरीन का ये ज़रूर है कि वो बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आती हैं, तो उनको पता होता है कि मुझे एक्टर से किस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए, उनका सब सॉर्टेड होता है। तो वो थोड़ा सा, और वो जो उनका विजन होता है, मैं कहीं ना कहीं उनके विजन पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि वो उनका बॉडी ऑफ वर्क खुद इतना ज़्यादा है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। काफ़ी जगहों पे ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि मुझे XYZ चीज़ कर लेनी चाहिए, बट उनका ओपिनियन कुछ और रहा है, तो मैं उनकी गट फीलिंग को फॉलो किया। मैं कल देख रहा था, सो मुझे लगता है सही किया उनकी गट फीलिंग को फॉलो करके। कितनी एपिसोड्स हैं इसकी? 18 और ऑन एयर हो गया है ना? जी बिल्कुल। अगर नहीं देखा है तो फौरन देखना है। तो जरूर देखेंगे, इनफैक्ट आज ही से शुरू करेंगे, और बिंज वॉच करें एक साथ। इट्स वेरी एडिक्टिव, इट्स वेरी, आई वॉच द एंटायर हर हफ्ते आ रही है एपिसोड, ये एक साथ आ गई, तो फिर नेक्स्ट वीकेंड का प्लान कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जरा सियासत में बहुत गर्मा गर्मी है। चलो ठीक है। कोई है इंटरेस्ट वैसे आप? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अदाकार गए सियासी होते हैं, ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा पता तो होता होगा आई एम श्योर कि क्या चल रहा है मुल्क में, या फिर कोई बुरी बात होती होगी तो एहसास तो होता होगा। नहीं, फिलहाल तो वैसे ही मुझे लगता है बिल्कुल ही गैर सियासी है, लेकिन आई एम श्योर कि आपकी कोई ओपिनियन होती होगी। ओपिनियन पूछेंगे नहीं हमें, लेकिन होनी चाहिए ओपिनियन आज के ज़माने में। आई थिंक कॉन्शियस इंडिविजुअल, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, व्हाटएवर, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब
किस में ज़्यादा मज़ा आया, ये टीवी सीरीज़ या फिर ये वेब सीरीज़ में? अब आगे क्या प्लेटफॉर्म है? कुछ होता है ना, बस अब ये मुझे तो ये मेरा कंफर्टेबल जॉनर बन गया, अब मैं ये करना चाहूँगी और अगर ऑफर होंगे। बट इफ आई वर एज एन एक्ट्रेस और एज एन एक्टर टू से कि ये मेरा कंफर्टेबल है, देन आई एम अ बैड एक्टर। नेवर से कंफर्ट के अंदर रह के बस करती चली जाऊँ। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इफ यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर योर पैलेट? तो मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म, टेलीविजन, वेब, व्हाटएवर, एज लॉन्ग एज द नैरेटिव इज गुड एंड इफ आई गेट an opportunity to perform, तो फिर बिल्कुल। बिलाल अब्बास एंड मदिया इमाम इज़ विद अस। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसिज्म भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही नज़र आती है और उसको किस तरह हैंडल किया जाता है, या फीडबैक अब तक जो आ रहा है वो कैसा है, इस पे हम बात करेंगे। ब्रेक लेनी है ना अभी? हाँ है, ये बात करनी है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, ठीक है जी। आप ज़रा पानी पी लीजिए। मैं आपकी इतनी ट्वीट्स आ रही हैं कि अभी इनको बिठाए रखें, जाने ना दें, तो हमने यही फैसला किया है कि अभी हम बिलाल अब्बास और मदिया इमाम को यहीं बिठाए रखेंगे। बस चाहे बिठाए रखेंगे, आपको दिखाते रहेंगे थोड़ी देर बाद के ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऑल्दो आप अपने सवालात आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के भेज सकते हैं। इफ़ देयर समथिंग, एक सवाल तो मदिया के लिए आ गया है कि जनाब इनका सुपर हिट ड्रामा चल रहा है मुकद्दर, तो उसका आखिर क्या होगा? हम इनसे खोज लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राइमरीली अगेन मैं मेंशन कर दूं, हम एक झूठी लव स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेब सीरीज डायरेक्टेड बाय महरीन जब्बार, रिटन बाय उमैरा अहमद, और ये दोनों उसमें मरकजी किरदार निभा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पंजाब के कई इलाके फ़ज़ाई, हंसना नहीं है आप दोनों ने, पंजाब के कई इलाके फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में सबसे आगे निकल रहे हैं, और लाहौर में दोबारा से वो फिनोमेना नज़र आ रहा है स्मॉग वाला। आपको पता है कि हम हर साल बात करते हैं कि स्मॉग है। ऑल द मोर रीज़न टू वेयर अ मास्क, आई गेस। फ़ज़ाई आलूदगी के मसले को जल्द से जल्द डील करना पड़ेगा। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, और लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी एक्चुअली फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है, और बैनुल-अक़वामी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक रावलपिंडी फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया है माशाल्लाह, जिसमें हमें नहीं आना चाहिए ना नंबर 1, वहाँ पे हम आ रहे हैं नंबर 1, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदगी में 182 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि मुरीद के 177 इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन आबादी रिकॉर्ड की गई है। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट लाहौर का सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका पाया गया है, जहाँ 431 AQI रिकॉर्ड किया गया है, विच इज़ इनसेन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस ज़िम्बाब्वे के खिलाफ तमाम मैचेस लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल किए थे, लेकिन अब वहाँ भी मसला ज़ोर पकड़ गया है। तो हम जाएँ तो किधर जाएं? बात करेंगे, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है उम्मे फरवा। स्मॉग का सीज़न शुरू हो चुका है, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा नज़र आ रहा है लाहौर में। क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है और बाकायदा स्मॉग कब तक शुरू होगी? महकमा मौसमियात क्या बता रहा है और इससे निपटने की कोई तैयारी है? जी, लाहौर में स्मोक का सीज़न जो है अक्टूबर से शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी शिद्दत में इजाफा जो है महकमा माहौलियात के मुताबिक वो नवंबर के पहले हफ्ते से इसमें इजाफा होगा। स्मोक के हवाले से तो बहुत मुख्तलिफ जो है इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जो तवज्जो दी जा रही है वो है गाड़ियों का धुआं, क्योंकि गाड़ियों का जो धुआं है वो सबसे ज़्यादा फ़ज़ा को आलूदा बना रहा है, क्योंकि लाहौर में मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आलूदगी जो है बहुत ज़्यादा है, और बाज़ औक़ात एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 300 से लेकर 400 तक भी फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जो है जो सब स्मोक भी बनने का सबब बनता है वो है फसलों की बाक़ियात जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुख्तलिफ इस्लाह के अंदर चलाई जा रही हैं। उसकी रोकथाम के लिए काश्तकारों के ऊपर जो है FIR भी दर्ज हो रही है, ताकि वो फसल की बाक़ियात को जो जलाए ना। महकमा मौसमियात है उनके मुताबिक रवा साल जो है बारिशें बहुत कम होने का चांसेस हैं, तो चूँकि स्मोक जो है नवंबर और दिसंबर में ज़्यादातर होती है, तो इस वजह से इन 2 महीनों में महकमा मौसमियात के मुताबिक चूँकि बारिशें कम होने का इम्कान है, इसलिए स्मोक की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का भी चांस जो है वो कहा जा रहा है। अब स्मोक भी है, फ़ज़ाई आलूदगी भी है, और इसके साथ साथ कोरोना भी है, तो इस हवाले से जितने भी महकमे हैं, ख़ास तौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो तमाम जितने भी शहरी हैं, लाहौर के हैं या पूरे पंजाब के लोग हैं, उन सबको यही कहा जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। बाकी महकमा माहौलियात है और इसी तरह से PDMA है, ये सब लोग मिलके जो है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ लेना शुरू कर दिए हैं, और ये अक्टूबर से शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी स्मोक चूँकि उस तरह से शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसकी आगाही के लिए कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपको उम्मे फरवा। होपफुली आप लोग अब जब भी बाहर जाएंगे लाहौर, रावलपिंडी, मुरीदके में रहने वाले अतराफ़ में, अब तो बिल्कुल ही मास्क पहनना नहीं छोड़ना है। तो आई होप कि आप लोग वैसे मास्क पहनते हैं। हमारे साथ बिलाल अब्बास, मदिया इमाम मौजूद हैं। मैं रोज़ आके ना सुबह लेक्चर देता हूँ यहाँ पे,
आपको पता है हमने बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लिया था, अब दोबारा से 1000 प्लस केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। और क्या करें, लोगों को कैसे समझाएं जो ये कहते हैं कोरोना वोरोना नहीं है? पता नहीं, I have no idea. I remember this uncle came to my place and he was telling my mother कि मुझे इनसे मिलना है, my father, and my mom was like कोरोना के ज़माने में आप आ गए, and he was like भाई भाभी ये अफ़वाह है। हाँ, कोई नहीं है ना कोरोना। अफ़वाह लेके आप मैंने बहस करना छोड़ दिया, बस ठीक है, नहीं है तो क्या करें, आप खुद ही मास्क पहन सकते हैं। ज़रूरी है, और अब सेकंड वेव की वजह से लोग सीरियस तो नहीं लेते हैं। मैं भी कल अभी ट्रैवल कर रहा था 2-3 दिन पहले, मैंने देखा है ट्रैवल करते हुए लोगों का प्लेन में सिर्फ 3-4 लोग मास्क पहने हुए, वरना मेजॉरिटी मास्क भी नहीं पहने। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट अभी इट्स हाई टाइम टू फॉलो ऑल SOPs। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ ट्राई करने लगा हूँ, आप लोगों ने मुझे जज करना है, ठीक है? और मैं ऑन एयर एक चीज़ ट्राई करने लगा हूँ जो आपने सुना होगा अक्सर आप लोगों की फील्ड से। क्या रायमा का मुकद्दर सैफ की यादों का असीर बनकर रह जाएगा या फिर सहारे के लिए आएगा कोई नया मेहमान? Oh my God, how could you do that? ये मुकद्दर की आखिरी एपिसोड में पता लगेगा। जनाब सेवन स्काई प्रोडक्शन की जबरदस्त शाहकार आपकी आवाज होती है? नहीं, मेरी नहीं होती है, मैंने ट्राई किया है, मैंने ट्राई किया है। आई होप इट वाज अ सक्सेसफुल ट्राई। ये तो अच्छा, मैं देख तो रहा हूँ साथ साथ, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त आपका हेयर स्टाइल भी मशहूर हुआ है। और क्या कोई सस्पेंस, आप थोड़ा सा टीजर दे दें हमें? नो, बट द थिंग इज कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना बताने के लिए। इट्स द लास्ट एपिसोड, सो माइट एज वेल जस्ट वेट अनदर वीक एंड वॉच इट योरसेल्फ। सो हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक झूठी लव स्टोरी के लिए बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि बेस्ट बात यह है कि 18 की 18 किस्तें अपलोड की जा चुकी हैं। सो हम एक साथ बैठ के देख सकते हैं। सो कौन बताएगा कि कॉमराडरी कैसी थी महरीन जब्बार और आपके दरमियान? और एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा साइंस समझाएं कि राइटर ने बस स्टोरी लिख के, कहानी लिख के भेज दिया, या फिर राइटर की प्रोडक्शन के दौरान कोई इनपुट होती है? आप बता दें। वेल, यूजुअली तो राइटर्स की इनपुट ऐसा सच नहीं होती है कि वो लिख के दे देते हैं, बट इसमें क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरा खुद पर्सनली इन्वॉल्व थी कि जब शूट हो रही थी, कुछ उनके महरीन के सजेशंस थे, उमेरा के अपने मज़ीद इनपुट्स थे, तो उसकी वजह से आई थिंक प्रोजेक्ट तभी इतना निकल कर आया है। और रहा सवाल हमारी केमिस्ट्री का, तो यूजुअली सेट पे इतना अच्छा माहौल नहीं देखा जाता है, इतना पॉजिटिव। सारा कराची में शूट हुआ है? 90% कराची में हुआ है, बाकी 5-10% जो हमारा छोटा सा चंक है वो हमने मरी में शूट किया। क्योंकि महरीन जब बाद माशाल्लाह एक अरसे तक तो सिर्फ बाहर ही ड्रामे बनाती नहीं। जी, she did. I think उन्होंने 1-2 ड्रामे सिर्फ बाहर बनाए, वरना मेजॉरिटी। But that too, she did a wonderful job. That too, she did a wonderful job. She kept our पाकिस्तान वाला जो एक चीज़ होती है ना intact, even when it was shot abroad. Indeed. वो एक फील हमेशा नजर आता था। True, that's वैसे usually I'm surprised कि नहीं होता ये राइटर का इनपुट, क्योंकि कहानी ही तो आप बता रहे होते हैं, और कहानी जिसने लिखी हो वो बिल्कुल No, but I think again working with directors and writers like that, तभी आपको पता चलता है कि what is the right kind of process. तो महरीन और उमेरा अहमद का जो एक collaboration है, it is called collaboration because they actually collaborate. So they discuss each character. It's a well-rounded. जितने भी कैरेक्टर्स आप देखेंगे, नॉट जस्ट द मेन लीड, एवरीबडी इन द प्रोजेक्ट इज देयर फॉर अ रीजन, कैन नॉट बी स्टैंडिंग देयर नॉट सेइंग एनीथिंग। अगर मेरी एक पासिंग भी है, मैं क्रॉस भी कर रही हूँ लाउंज से, तो मैं कुछ कहते हुए मेरा कुछ एक्सप्रेशन है जो ऐड कर रहा है टू द नैरेटिव। सो ऑल दैट प्रिसिजन इज बिकॉज द कोलैबोरेशन इज सो on point and they collaborate. And plus they were working after 8-10 years. Last उन्होंने दाम में काम किया था दोनों ने, महरीन और उमेरा ने, एंड दाम बहुत इंटेंस प्ले था, बड़ा हिट हुआ था। और आप भी माशाल्लाह इंटेंस किरदार करने के लिए बड़े मशहूर हैं, तो ये जो सोशल कॉमेडी वाला था, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा? हाउ, बिकॉज पीपल यूजुअली से, एक्टर्स यूजुअली से, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत तवातुर से लोग आते हैं, इंटरव्यू करते हैं हम उनका, तो वो कहते हैं जी कॉमेडी ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि टाइमिंग वगैरह का ख्याल करना पड़ता है। तो कॉमेडी ऑब्वियसली मुश्किल होती है, मगर मैं खुद एज एन एक्टर मैं डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट जॉनर्स को टच करना चाहता हूँ, बट ये यहाँ पे कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी करना मुश्किल होती है, बट अगर मैं अपनी कैरेक्टर की बात करूँ, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, वो सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो कॉमिक हैं, और मेरा कैरेक्टर तो इमोशनल भी है, बड़ा रियलिस्टिक सा है। तो बट ये राइट, कॉमेडी करना, कॉमेडी या तो होती है ना या तो नहीं होती, इट्स लाइक दैट, या तो होती है नहीं होती। आपके लिए चैलेंज था? But no, because the script was done to the T, it was written to exactly the completion of it, कि आपको पता था, and you really did not have to do much because जो comic moments हैं, जो timings हैं, everything वो लिखा हुआ इतनी खूबसूरती से था कि जब आप कर रहे हैं तो हंसी आ ही रही है audiences को। So just because it was so beautifully put, you didn't even have to put an effort like that also, and the director was helming it so beautifully। तो चलें, आई होप कि हम मदिया को मुकद्दर में तो देख रहे हैं, एक झूठी लव स्टोरी में भी देखेंगे, ओवर द वीकेंड मेरा तो प्लान है, लेकिन अगर आप
फ्री हैं तो आप आज से ही देखना शुरू कर दें। 4 का मैं तो कहता हूँ बंच बना लें, 4 एपिसोड्स एक साथ देख लें। कितनी देर का एपिसोड है? 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। हाँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, बट देन यू वोंट बी एबल टू वेट, आई एम टेलिंग यू। हाँ, तो फिर नहीं बर्दाश्त होगा तो फिर हम मैंने खुद एक साथ देखा है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू मदीहा, और थैंक यू बिलाल। आई होप कि आप इसी तरह ज़बरदस्त काम करते रहें, और आप जब ज़बरदस्त काम करेंगे तो हम तो आपको बुला ही लेंगे फिर, बिकॉज वी रियली लाइक टू अप्रिशिएट गुड वर्क। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा बिलाल अब्बास और मदीहा इमाम से मिलकर, लेकिन क्विकली हमने आपको कुछ और बताना है। बताना आपको ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ वही रवैया रखे जो भारत के साथ रखता है। अमेरिकी इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने बर वक्त और बड़ा अहम पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका का ख्याल है भारत चीन को रोक सकता है, ये एक नाकिस ख्याल है। गुज़श्ता दिनों भारत और अमेरिका के दरमियान हसास सेटेलाइट डेटा की फराहमी के हवाले से दिफाई मुआहिदा हुआ है, जिसके बाद भारत मिसाइलों, ड्रोन्स और दीगर अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल हो जाएगा। पाकिस्तान ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है। अब इसी डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं। व्हेन अमेरिकन इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, साबिक सफ़ीर गालिब इकबाल की राय जानेंगे। गालिब साहब, वज़ीर आज़म ने अमेरिका को कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ वही सलूक रवा रखे जो भारत के साथ आइडियली रखता है। ख़ास तौर पर मसला कश्मीर के मामले में अमेरिका का किरदार अब तक ऐसा क्या रहा है कि वज़ीर आज़म को ये बात दो टोक अंदाज में कहनी पड़ी? जो हाल ही में भारत का और अमेरिका के जो एग्रीमेंट साइन हुए जी बेका के नाम से, उसके बाद हम लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि हालात जो हैं इस रीजन में तब्दीली आने वाली है। उसमें अमेरिका की चूंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है इंडिया के साथ, और उन्होंने कंटेन करना है चाइना को, और इंडिया ने कंटेन करना है पाकिस्तान को। सो उस वजह से जो चीज़ साफ नज़र आ रही है कि भारत के साथ इस वक्त तरजीही बुनियादों के ऊपर इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, इस तरीके से कि जो उनके हक में जा रहा है। पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात की गर्मजोशी नहीं है जो कि पहले होनी चाहिए थी और जो पहले हम देखते आए हैं। तो इसलिए ये जो उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी यही वजह थी कि ये सारी बात करनी पड़ी उनको। अच्छा, सर ये बताइएगा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और ये चांस बहरहाल है कि अमेरिका में कोई नया हुकूमती सेटअप आ जाए। इससे पहले ही अमेरिका को आपको पता है वज़ीर आज़म का ये पैगाम देना कितना अहम आप समझते हैं? इसकी टाइमिंग पर क्या कमेंट करेंगे? टाइमिंग तो देखिए, सफारतकारी में इस किस्म के पैगामात हमेशा ही दिए जाते हैं। जो सुपर पावर होती है उनके जो लीडर्स होते हैं उनको पैगाम दिया जाता है, चाहे एक पार्टी आए या दूसरी आए। लेकिन इन इलेक्शंस में जो 3 नवंबर को होने जा रहे हैं अमेरिका में, उसके बाद दुनिया वो नहीं रहेगी कि जो इस वक्त हमें नज़र आती है, क्योंकि उसमें बेशुमार तब्दीली आएंगी। इस वक्त ये वैसा इलेक्शन है कि जो इसको कोई भी इसके नताइज मानने को तैयार नहीं होगा। तो ये पहली दफ़ा तारीख में होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क में जब इंतखाबात हुए हैं तो उसके रिजल्ट्स को वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर इलेक्शंस के बाद ट्रीट किया जाता है। सो धांधली का शोर दोनों तरफ होगा। जो हार जाएगा वो कहेगा कि दूसरे ने बेईमानी की है, और इसके बाद इम्कानात यही है कि हालात वहाँ ठीक नहीं रहेंगे। और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जो पैगाम दिया है वो टाइमली था, लेकिन उसके नतीजे में अमेरिका एज अ कंट्री कितनी जल्दी आप लोगों को इसकी रिस्पॉन्स दे सकता है वो आने वाला वक्त बता सकता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। साबिक सफ़ीर गालिब इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।